हेलो एवरीवन गाइस। आज हम सर्वलेट का आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, सर्वलेट क्रिएशन। और ये बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। तो हमेशा की तरह इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लिक किया मैंने एडवांस जावा पे, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ आ गए हम टॉपिक्स लिस्ट पे और क्लिक करते हैं सर्वलेट क्रिएशन पे। तो भाई सबसे पहले आप एक डायग्राम देख सकते हैं, सर्वलेट हायरार्की कहते हैं इसे। ये एक इंटरफेस है, सर्वलेट इंटरफेस। यहाँ मैंने कलर डिफाइन किया हुआ है कि इंटरफेस है। यहाँ से हम क्या करते हैं, जेनरिक सर्वलेट एक क्लास है, तो वो सर्वलेट को इनहेरिट करती है ना। और जेनरिक सर्वलेट को एक दूसरी क्लास है एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जेनरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट। एचटीटीपी सर्वलेट जेनरिक सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करती है। अभी हम करके देखेंगे सब कुछ, अभी जस्ट ये साउंड नॉलेज आप ले सकते हैं। ये तीन इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं और इनके बेस पे ही सर्वलेट क्रिएशन हम समझेंगे आज। साइड में एक और आपको इंटरफेस दिख रहा है सर्वलेट कॉन्फ़िग का, जिसके बारे में भी हम देखेंगे। इसका वैसे अलग से सेपरेट टॉपिक भी है सर्वलेट कॉन्फ़िग का, बट यहाँ भी ये डायग्राम में इंक्लूड रखा है। तो गाइस सबसे पहले हम एक्लिप्स पे चलते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकली मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो एक सर्वलेट का प्रोजेक्ट बना लेते हैं नया। मैं चाहता हूँ कि मैं पिछले सेशंस का कुछ भी कोड या कुछ इस तरह का यूज़ ना करूँ जो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। तो अगर आप सिर्फ ये वीडियो भी देख रहे हैं तो आप समझ जाएँ पूरी चीज़। तो सर्वलेट एग्ज़ाम कर दिया मैंने इसको, और मैंने नेक्स्ट किया है और फिनिश कर दिया, कुछ सेलेक्ट नहीं किया ना। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, जावा रिसोर्सेज में आप यहाँ देखेंगे एसआरसी मेन जावा। अगर ये आप नहीं बनता है किसी आईडी में, अगर ये नहीं बनता है वैसे तो मिलेगा, तो आप एसआरसी में जावा ये फोल्डर यहाँ तक ऐसे बना सकते हैं, मेन जावा करके। और इसके अंदर आपको सर्वलेट बनाना है। लेकिन आप हमेशा अच्छी प्रैक्टिस में क्या बताता हूँ कि आपको हमेशा जो भी क्लासेस आप सर्वलेट, जो भी जावा फाइल बनाए, चाहे वो सर्वलेट हो या सिंपल प्रोग्राम हो, वो हमेशा पैकेज में बनाए, है ना। पैकेज हम जान चुके हैं कोर जावा में कि सिर्फ फोल्डर ही होते हैं। यहाँ हम उन्हें पैकेजेस कहते हैं जावा लैंग्वेजेस में। तो यहाँ मैं एक नाम रख देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ पीसी के, कुछ भी नाम रख सकते हैं। और इस पीसी के में गाइस मैं डायरेक्टली यहाँ से सर्वलेट बना सकता हूँ, बट मैं आपको सिंपल जावा प्रोग्राम से सर्वलेट कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सर्वलेट दिखा देता हूँ। वैसे आप पहले सेशन में हम देख चुके हैं, लेकिन तब भी मैं आपको एक सर्वलेट दिखा देता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ सर्व एक्स। और मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर दूंगा मैं इसको। और ये मैंने फिनिश कर दिया, ये एक सर्वलेट आपको मिल गया है ना। अभी आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक सर्वलेट ऐसा बन रहा है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को चलाएं, आप ध्यान रहे कि यहाँ जो क्लास के ऊपर जो लिखा है @वेब सर्वलेट, या नोटेशंस, नोटेशंस मेटा डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और अब नोटेशन इतने इवॉल्व हो चुके हैं कि वो कॉन्फ़िगरेशन में भी एडअप करते हैं। तो आप देखें कि यहाँ क्या लिखा है, स्लैश सर्वेक्स। तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट हम चलाएंगे सर्वर पे, ब्राउजर पे दिखेगा, तो उस पर अगर हम लिखेंगे सर्वेक्स आगे, तब ये वाला सर्वलेट चलेगा, है ना। ये इसकी मैपिंग है, यूआरएल मैपिंग। तो मैं इस प्रोजेक्ट को सिंपली चलाने वाला हूँ सर्वर पे, रन ऑन सर्वर किया, ऑलवेज कर देता हूँ जिससे हमेशा बार बार ना पूछे। फिनिश कर दिया मैंने, ये चला। और ये देखिए यहाँ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रोजेक्ट तो हमारा चल गया। अब हम लिखते हैं इसकी मैपिंग सर्व ई एक्स। और देखिए ये सर्व्ड एट ये लिखा हुआ गया है, जो भी पाथ हमने यूआरएल में दिया है। ये कहाँ से आया, यहाँ से, यानी ये मेथड चल गया डू गेट का ना। यूआरएल से जो भी मेथड कॉल होता है वो डू गेट मेथड कॉल होता है। डू पोस्ट हम प्रोग्रामिंग से परफॉर्म करते हैं ना। तो सिंपल हमने एक प्रोग्राम अभी चला के देख लिया। अब मैं आपको बेसिक फिर वहीं से बताता हूँ कि सबसे पहले सर्वलेट कैसे बनाया जाता है। जो तीन तरीके सर्वलेट क्रिएट तीन तरीके से होता है, तो हम सबसे पहला तरीका देखने वाले हैं सर्वलेट इंटरफेस के थ्रू। देखिए बहुत सिंपल होने वाला है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ सर्व वन और फिनिश कर देता हूँ। देखिए अभी ये बिल्कुल सिंपल क्लास है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसके अंदर जो इंटरफेस हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ सर्वलेट को। ये मैंने कर लिया। जैसे ही मैंने इम्प्लीमेंट किया तो एरर दिखा रहा है कि इसके जो मेथड्स हैं वो तो आपको पहले तो इंपोर्ट करना होगा इस इंटरफेस को। अब जो इसके मेथड है वो आपको इम्प्लीमेंट करने होंगे। देखिए यहाँ आपको अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 मेथड आपको मिल रहे हैं।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि सर्वलेट इंटरफेस में 5 मेथड्स हैं जिनकी बॉडी नहीं दी थी, अब हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप इनहेरिटेंस देख चुके हैं। तो इंटरफेस के अंदर हम मेथड डिफाइन करते हैं इसे, और जो जिस क्लास में हम उन्हें इनहेरिट करते हैं वहाँ हम उनकी बॉडी प्रोवाइड करवाते हैं। तो वैसे ये रैंडम इन्होंने कोई ऑर्डर में नहीं दिया, लेकिन मैं इसको ऑर्डर में बना देता हूँ। तो सबसे पहले इनिट मेथड कॉल होता है, जैसे ही सर्वलेट चलता है सबसे पहले इनिट मेथड कॉल होता है। उसके बाद हमारा सर्विस मेथड कॉल होता है, और उसके बाद डिस्ट्रॉय। उसके बाद ये जो दो मेथड है, गेट सर्वलेट कॉन्फिग और गेट सर्वलेट इन्फो, ये ऑप्शनल है। ये आप ये नॉन लाइफ साइकिल मेथड भी कहते हैं इन्हें। ये तीन जो है ये लाइफ साइकिल मेथड है सर्वलेट के, यानी जब हम चलाते हैं तो ये तो चलते ही है, और ये ऑप्शनल है, नॉन लाइफ साइकिल मेथड है। इनको आप कॉल करके यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल ये हमने किया है अभी तक। तो हम क्या करते हैं गाइस कि मैं इस जो सर्वलेट मैंने अब बनाया एनोटेशन, सॉरी इंटरफेस के थ्रू, मैं इस पे एनोटेशन दे देता हूँ जिससे ये भी एक यूआरएल पे चल जाए। तो वेब सर्वलेट मैंने दिया, इसकी पैरेंथेसिस मैंने ओपन किया, और मैं ये कंट्रोल स्पेस दबाया तो हर एक आईडी में सजेशन देता है कि ये सब चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ अभी मैं सिर्फ यूआरएल पैटर्न देने वाला हूँ। यूआरएल पैटर्न दे दिया मैंने इसको। एक काम करते हैं, जो क्लास का नेम है इसी को दे देते हैं। स्टैंडर्ड यही माना जाता है, वैसे नहीं कुछ और भी दे सकते हैं, एबीसी दे सकते हैं। चलिए एबीसी दे देते हैं, एबीसी। इतना हमने कर दिया है। अब हम एक काम करते हैं गाइस कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये ब्राउज़र पे चल रहा है ना। तो एक काम करते हैं, और कैसे पता चलेगा कि ये इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि मैं आपको सिंपल सिस आउट से, यानी सिस्टम प्रिंटलन से यहाँ लिख देता हूँ स्टेप 1। तो कंसोल में हम देखेंगे कि ये कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सर्विस में मैंने लिख दिया स्टेप 2, और इसी तरह मैंने डिस्ट्रॉय में लिख दिया स्टेप 3, ना। और मैं इनके अंदर भी कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। सर्वलेट 4 लिख देते हैं, और यहाँ सॉरी स्टेप 5 लिख देते हैं। तो अभी तक मैंने सिर्फ ये किया है। अब मैं काम करता हूँ, प्रोजेक्ट को सर्वर पे चला देता हूँ। ध्यान रहे, जो भी यूआरएल मैं हिट करूँगा उसमें एबीसी अगर मैं लगाऊंगा तो ये सर्वलेट कॉल होगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ एबीसी कंसोल एक बार क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि जो सर्वर चलता है वो अपने कंसोल जनरेट कर लेता है। तो अब मैं इसको हिट करने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने हिट किया तो ये ब्लैंक पेज आ गया है ना, कोई एरर नहीं आ रहा, ब्लैंक पेज आया, यानी ये सर्वलेट कॉल हुआ है। आप यहाँ देखेंगे स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 सबसे पहले इनिट मेथड कॉल हुआ है। अब फिर क्या कॉल हुआ है, सर्विस। अभी डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हुआ क्योंकि हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया है। जो पहला सर्वलेट हमने बनाया था उसको कॉल करते हैं एक बार, जिससे हमें पता रहे कि ये वेबसाइट बंद नहीं हुई है। ब्लैंक पेज इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस सर्वलेट में जो हमने एबीसी बनाया था सर्वलेट इंटरफेस के थ्रू, वो एरर नहीं दे रहा है। ये मैंने एबीसी क्लिक किया। अब देखिए, अब मैंने उस सर्वलेट पे जब कॉल किया और वापस इस सर्वलेट पे कॉल किया तो इनिट मेथड कॉल फिर से नहीं हुआ, सिर्फ स्टेप 2 कॉल हुआ, यानी सर्विस मेथड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनिट जो मेथड है किसी सर्वलेट का, वो सिर्फ एक बार कॉल होता है, और जैसे जैसे हम वेबसाइट चलाते रहते हैं तो सिर्फ सर्विस मेथड कॉल होता है। सॉरी, तो सिर्फ सर्विस मेथड कॉल होता है ना। अगर मैं सर्वर को बंद करूं, मैं सर्वर को स्टॉप करता हूं, तो अगर आप कंसोल में देखोगे तो स्टेप 3 भी कॉल हो चुका है, यानी डिस्ट्रॉय कॉल हो चुका है। इस तरह से ये लाइफ साइकिल किसी सर्वलेट की चलती है। ये जो दो मेथड है, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, देखिए इसका वैसे अलग से सर्वलेट कॉन्फिग अलग से टॉपिक है, सर्वलेट कॉन्फिग सर्वलेट कंटेक्स्ट, लेकिन मैं यहाँ भी ओवरव्यू एक आपको दे देता हूँ। हर सर्वलेट का एक सर्वलेट कॉन्फिग होता है। हर सर्वलेट का एक सर्वलेट कॉन्फिग होता है। सर्वलेट कॉन्फिग क्या करता है, अगर कोई ऐसा टेक्स्ट डेटा है या कोई ऐसा नंबर है, कोई भी ऐसा डेटा है जो आप चाहते हो कि वो सर्वलेट पे जैसे ही इनिट मेथड कॉल हो, पहली बार सर्वलेट लोड हो, तो वो डेटा के पास सर्वलेट के आ जाए, जिसको वो बाद में कभी भी यूज़ कर सके सर्विस में, ना। तो हम उसे, यानी इनिशियलाइजेशन के लिए, इनिट मेथड का मतलब क्या है, इनिशियलाइजेशन मेथड। तो अगर हम कोई डेटा ऐसा चाहते हैं जो इनिशियलाइज हो जाए, यानी इनिट मेथड कॉल हो तो उसके सर्वर के पास डेटा आ जाए, तो हम उसे सर्वलेट कॉन्फिग के थ्रू दे देते हैं।
हर सर्वलेट का एक कॉन्फ़िग होता है। अगर 10 सर्वलेट है किसी एप्लीकेशन में तो सबका एक-एक सर्वलेट कॉन्फ़िग होगा और क्या डेटा इनिशियलाइज़ करना है वो सर्वलेट कॉन्फ़िग से हम कर सकते हैं। दूसरा है गेट सर्वलेट इन्फो, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है सिर्फ, तो यानी कोई एक टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी आप मैक्सिमम इसका यूज़ वैसे इसलिए होता है कि ये सर्वलेट क्या करता है या फिर इसका नेम क्या है, कोई भी शॉर्टकट में जैसे लॉगिन के लिए लिख सकते हैं लॉगिन सर्वलेट, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट, प्रोडक्ट व्यू सर्वलेट, तो कोई एक इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट डेटा से आइडेंटिफाई कर सके कि ये सर्वलेट क्या है, वो हम गेट सर्वलेट इन्फो को मेथड को कॉल कर सकते हैं। ये दोनों मेथड नॉन लाइसेबल मेथड है, ऑप्शनल मेथड है, अगर आप कॉल करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस ये हमारा सिंपल क्या हुआ, एक तरीका हुआ सर्वलेट क्रिएट करने का, है ना? ये सबसे बेसिक तरीका है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं और लास्ट में हम बताएंगे कि कौन सा तरीका अभी यूज़ किया जाता है, कौन सा रिकमेंडेड है। ये हमने यूज़ किया, अब हम एक काम करते हैं, अब हम बनाते हैं एक दूसरी सिंपल क्लास, का नाम कर देते हैं सर्व टू और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हमने देख लिया सर्वलेट इंटरफेस, 5 मेथड थे उसके, 3 लाइफ साइकिल, 2 ऑप्शनल या फिर नॉन लाइफ साइकिल। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जेनेरिक सर्वलेट, उसको मैं इनहेरिट करने वाला हूँ। क्लास को इनहेरिट करने वाला हूँ तो क्या लगाऊंगा मैं, एक्सटेंड्स और जेनेरिक सर्वलेट लिख देते हैं। जैसे ही मैंने जेनेरिक सर्वलेट लिखा, इनहेरिट किया, तो यहाँ आ रहा है कि इसके जो मेथड है वो आप इंप्लीमेंट कर दो। इंप्लीमेंट करते हैं, सिर्फ एक मेथड हमको मिलता है, कौन सा, सर्विस मेथड, है ना? बाकी इनिट जो भी बाकी 4 मेथड्स थे वो कहाँ गए? देखिए, जेनेरिक सर्वलेट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। जेनेरिक सर्वलेट क्या करती है, सर्वलेट इंटरफेस को, ये क्लासेस कहाँ से आई हैं? जो जावा जेडीके के डेवलपर्स हैं, है ना? जो जावा हमें क्लासेस वगैरह सब कुछ बना के देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेडीके बना के देते हैं। ये वो डेवलपर्स, हम एंड डेवलपर्स के लिए ये क्लासेस बना के देते हैं कि आप इनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये जब क्लास बनाई थी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो उन्होंने क्या किया, जो सर्वलेट है, देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आती है आईडी में, यहाँ भी आप पढ़ सकते हो वो चीज़। तो इस क्लास में उन्होंने सर्वलेट इंटरफेस को इनहेरिट किया, जैसे हमने सर्वर 1 में किया था। बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन दे दी और क्या किया, इस क्लास को क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया जेनेरिक सर्वलेट को। और जो एक मेथड है, इसको उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट रखा, बाकी की इम्प्लीमेंटेशन दे दी। हमें पता है कि अगर हम किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो हमें क्या है, उसकी बॉडी हमें नहीं देनी है फिर, है ना? तो अगर हम ये करते हैं सिर्फ इस तरह से, ये हमारा क्या बना है, ये जेनेरिक सर्वलेट उन्होंने कुछ इस तरह से बनाया है। मैं वापस इसे कर देता हूँ। इसी में बता रहा था कि जेनेरिक सर्वलेट कैसे बनाया गया है, जिससे वो आपके वर्क को और मिनिमाइज कर रहे हैं कि आप सिर्फ वही करो जो आप वेबसाइट पे करना चाहते हो, और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट आपका जितना कम हो उतना ज़्यादा बेटर है, आपका फोकस रहे वेबसाइट डेवलपमेंट पे। तो उन्होंने सिर्फ क्या किया, सर्विस मेथड को यहाँ इम्प्लीमेंट आपको दे दिया है कि आप वेबसाइट क्योंकि चलेगी, जब पहली बार लोड होगा तो इनिट मेथड कॉल होगा, उसके बाद तो सर्विस ही मेथड कॉल होगा, यानी सर्विस मेथड तो कॉल होगा ही जब भी आप चलाओगे। पहली बार भी चलाओगे तो इनिट मेथड के बाद फॉरन क्या चलता था, सर्विस मेथड चल रहा था। तो हमने देखा था कि यहाँ स्टेप 1 स्टेप 2 एक साथ आया था, है ना? तो अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ भी हम वही करते हैं, एक सिस आउट ले लेते हैं और देखते हैं क्या ये चल रहा है। क्या हम ब्राउज़र पे भी कुछ दिखा देते हैं ना, तो ये रिस्पॉन्स है, तो एक काम करते हैं, रिस्पॉन्स गेट राइटर और अपेंड कर देते हैं, या फिर ऐड का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है, अपेंड का ऑप्शन भी आ रहा है, तो अपेंड से ऐड कर सकते हैं, प्रिंट से जो इन्फॉर्मेशन है वही दे सकते हैं। तो मैं यहाँ एंड कर देता हूँ, हाय, इतना कर देता हूँ और इसको चला देता हूँ। ये सेम लाइन हम वहाँ भी लिख सकते थे ना, और तो वो ब्लैंक पेज की तरह क्या दिखाता, ये लिखा हुआ दिखाता, ये सर्वलेट वो करेगा। यहाँ देख लेते हैं सेम ही चीज़ है। मैं क्या करता हूँ, फिर से इसका एक नोटेशन के थ्रू यूआरएल पैटर्न दे देता हूँ। गाइस, पहले क्या किया जाता था जब वो नोटेशन यूज़ नहीं किया जाते थे, हमारा एक डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर एक फाइल होती थी जो सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में चलती है एक्चुअली, उसमें ये मैपिंग की जाती थी सर्वलेट की। तो मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी मैपिंग नोटेशन से अभी ना देके मैं इसकी मैपिंग डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर से दे देता हूँ। जो काम नोटेशन आप करता है वो पहले कैसे होता था मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये सर्वलेट लिया मैंने और इसके अंदर सर्वलेट नेम दिया। अब मैं ये जो नेम देने वाला हूँ ये खुद से देने वाला हूँ, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ कि लाइक सेकंड सर्वलेट, ऐसे दे देता हूँ।
अपनी तरफ से दिया है। अब जो सर्वलेट क्लास है, तो ये क्लास कौन सी है, सर्व टू, किस पैकेज में, पीसी के। मुझे फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना है, यानी पैकेज, जितने भी पैकेज जहाँ भी है वो क्लास का नेम, तो मैंने दे दिया सर्व टू। बहुत सिंपल है। अभी मैंने इसका एक नामकरण किया, आप ये समझ लीजिए कि मैंने इसका एक नाम रखा है कि ये जो क्लास है उसका नाम मैंने ये रख दिया। अब मैं इस नाम पे जो कुछ करूँगा वो उस क्लास पे इम्प्लीमेंट होगा। बिल्कुल ठीक। मैं क्या करता हूँ, फिर से सर्वलेट लिखता हूँ और मैपिंग अब इसकी दूंगा मैं। इसकी मैपिंग दूंगा मैं, हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे सर्वलेट बना दूँ, ऐसे ऐसे करके नेम दे दूँ उनके और फिर क्लास दे दूँ। मैं इसका भी दे सकता हूँ सर्वर वन का, वैसे तो उसके एनोटेशन से दे दिया है, लेकिन सोचो नहीं दिया तो मैं यहाँ और भी लिख सकता हूँ। फिर मैं सर्वलेट मैपिंग दूंगा। कैसे सर्वलेट मैपिंग देते हैं, पहले तो नाम बताते हैं, जो नाम हमने रखा है, जो हमने रखा था, अब उसको यूज़ करने का टाइम आ गया मैपिंग में। तो इस नेम पे मैं क्या देने वाला हूँ, URL पैटर्न। यहाँ मैं स्लैश लगा के लिख देता हूँ XYZ। इतना मैंने लिख दिया। देखिए यहाँ मैंने ये लाइन कमेंट कर दी थी, हटाई देता हूँ। ये मैंने किया है और यहाँ मैंने ये दे दिया। अब हम इस प्रोजेक्ट को फिर से चलाते हैं। मैपिंग मैंने XYZ दी है, ये ध्यान रखिएगा। ये चलिए, अब मैं XYZ देता हूँ। देखिए हाई लिखा हुआ आ गया और स्टेप 2 यहाँ आ गया। यानी ऐसे भी पहले मैपिंग दी जाती थी, आपको पता रहे इस वजह से मैं, चलो मैं यहाँ भी रहने देता हूँ। अगर हम दोनों जगह दे दें, चलिए ये भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। यहाँ मैं दे देता हूँ XY सिर्फ, दोनों जगह दे दिया मैंने। अब मैं इसको चला देता हूँ फिर से प्रोजेक्ट को। तो देखिए पहले मैं XY दे देता हूँ, चल गया। मैं XYZ दे देता हूँ, चल गया। एक सर्वलेट की मल्टीपल मैपिंग भी आप दे सकते हैं, मल्टीपल URL पे एक सेम सर्वलेट कॉल करवा सकते हैं। तो ये पैटर्न मैंने यहाँ से दे दिया, एक मैंने यहाँ से दे दिया, यानी दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक तरीका हो गया है ना। अब जो तीसरा तरीका आता है वो आता है, फिर से क्लास बनाई, सर्व फ्री, फिनिश किया। आपको पता है कि तीसरा तरीका क्या है, कि अब मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ तीसरी क्लास को, और वो क्या है, HTTP सर्वलेट। जैसे ही इसको मैंने किया, देखिए कोई ऐसा कुछ एरर नहीं आ रहा है कि आपको ये मेथड ओवरराइड करना है। तो ये ऑप्शनल पार्ट है कि आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं इसका एक मैपिंग दे देता हूँ और देखिए यहाँ आप या तो ये कर सकते हैं कि URL पैटर्न की प्रॉपर्टी ऐसे लिख के तब दें, या फिर आप डायरेक्टली डबल कोट में देंगे तो वो URL पैटर्न ही माना जाएगा। दोनों सेम चीज़ें। जैसे आई थिंक एक जगह मैंने इस तरह से किया URL पैटर्न देके, दूसरी जगह मैंने क्या किया, डायरेक्टली ऐसे दे दिया। दोनों तरीके वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब मैंने क्या किया कि यहाँ मैं दे देता हूँ PQR, है ना, ये मैंने दे दिया। इसके अंदर जो मेथड है, देखिए ये क्लासेस क्यों बनाएंगे। यहाँ जो हमने देखा था सबसे पहला एग्जांपल, ये जो सर्वलेट इंटरफेस है, ये किसी प्रोटोकॉल पे नहीं चलता। प्रोटोकॉल कौन कौन से, जैसे HTTP प्रोटोकॉल होता है जिसपे हमारी सारी वेबसाइट चलती है। HTTPS आपने देखा होगा, सिक्योर जस्ट होता है वो HTTP है बट सिक्योर है। जितनी भी वेबसाइट है वो HTTP पे चलती है, यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे चलती है। तो उसके लिए तो हमारा जो JDK है उसके अंदर ये सब प्रोवाइडेड ऑलरेडी होता है ना। अब जो बाकी कोई प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जैसे FTP प्रोटोकॉल होता है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिन्होंने कभी वेबसाइट डिप्लॉय की होगी या फिर यूज़ किया होगा फाइल जिला वगैरह, उन्हें पता होगा कि FTP प्रोटोकॉल भी होता है। या फिर हम बात कर सकते हैं SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो भी आप जीमेल, हॉटमेल वगैरह जितने भी ईमेल प्रोवाइडर्स आप यूज़ करते हो वो किस पे वर्क करते हैं, किस प्रोटोकॉल पे, SMTP प्रोटोकॉल पे। देखिए FTP, SMTP और जितने भी अदर प्रोटोकॉल हैं, इनके लिए हमारे पास पहले से कुछ JDK में ऐसा कुछ प्रोवाइडेड नहीं होता है। उनके लिए अलग से थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं जिन्हें आप यूज़ करके वर्क कर सकते हैं। बट 99% वेबसाइट जो भी जितनी भी डेवलपमेंट होता है, वेब डेवलपमेंट, वो HTTP के लिए होता है। इसलिए उन्होंने इसके लिए JDK में इंक्लूड करके दे दिया है आपकी हेल्प के लिए। तो जो सर्वलेट उन्होंने दिया था ये प्रोटोकॉल लेस होता है, यानी FTP भी इसी सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करता होगा, SMTP भी इसी सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करता होगा। HTTP के लिए उन्होंने आगे HTTP सर्वलेट को प्रोवाइड करवाया है। तो सबसे पहले तो ये बेसिक है, प्रोटोकॉल लेस इंटरफेस है। उसके बाद उन्होंने बनाया जेनरिक सर्वलेट कि उसका इनिशियलाइजेशन ईजी बना दिया आपके लिए, है ना।
तो उन्होंने क्या किया, बाकी मेथड्स को ऑप्शनल कर दिया कि आप देना चाहो तो दे दो, एक मेथड सर्विस जिसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये भी प्रोटोकॉल लेस है ना। फिर उन्होंने और ईज़ी किया कि एचटीटीपी रिलेटेड उन्होंने आपको जो मेथड्स हैं वो सब यहाँ प्रोवाइड करने के लिए आपको ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए यहाँ मैंने एचटीटीपी सर्वलेट को ऐसे डिफाइन किया है, जब मैंने बाय डिफ़ॉल्ट आईडी से वो सर्वलेट बनाया था पहला, अगर आप वो देखेंगे तो वो भी सेम यही था, एचटीटीपी सर्वलेट को ही यूज़ कर रहा था। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एचटीटीपी सर्वलेट बाय डिफ़ॉल्ट और ये रिकमेंडेड वे है किसी सर्वलेट को क्रिएट करने का। इसके अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर 2 मेथड आपको यूजुअली मिलते हैं, वैसे तो काफ़ी मेथड आप इंक्लूड कर सकते हो, डू गेट, डू पोस्ट तो मिलता है, डू पुट, डू डिलीट, डू ऑप्शंस, डू ट्रेस, तो काफ़ी कुछ मेथड्स होते हैं, बट डू पोस्ट से वो सारे वर्क हो जाते हैं और ये स्टैंडर्ड हो चुका है कि सब जगह डू पोस्ट से ही सारी चीज़ें करते हैं। डिलीट करना है डू पोस्ट से कर सकते हैं, पुट करना है, अपडेट करना है यानी, तो डू पोस्ट से कर सकते हैं। तो हमारे पास यूजुअली ये 2 मेथड होते हैं। अब देखिए, इसमें सर्विस मेथड तो आपको दिख ही नहीं रहा, है ना? तो लाइफ साइकिल का अगर मेथड है इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय, तो वो अब सर्विस भी नहीं दे रहे तो वर्क कैसे हो रहा है? क्योंकि सर्विस से ही हमने जाना था कि हम जो भी चीज़ परफॉर्म करते हैं वेबसाइट पे वो सर्विस मेथड हैंडल करता है। इनिट इनिशियलाइज होने के बाद एक बार सर्विस मेथड ही पूरी सर्वलेट की फंक्शनैलिटी को ड्रिवन करता है। तो यहाँ तो वो है ही नहीं। तो एक्चुअली किया क्या है गाइस, कि जेनेरिक सर्व एचटीटीपी सर्वलेट ने जब इसको इनहेरिट किया, यानी जेनेरिक सर्वलेट को इनहेरिट किया होगा, तो उसने क्या किया, कुछ इस तरह से चीज़ें की हैं कि उसने एचटीटीपी सर्वलेट और रिक्वेस्ट, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैं इसका नाम रख देता हूँ रिक्वेस्ट, और मैं कास्ट करने वाला हूँ जो ऊपर है सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये पेरेंट है, और ये एचटीटीपी यानी एचटीटीपी बेस्ड इन्हीं क्लासेस को यूज करके एचटीटीपी बेस्ड क्लासेस बनाई गई है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो ये हमारी अब जो रिक्वेस्ट है वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट बना दी है। अब इन्होंने क्या किया, इफ, सिर्फ समझने के लिए है आपके, आपको ये कोडिंग में कुछ ऐसा करना नहीं होगा, सिर्फ समझने के लिए कि एचटीटीपी सर्वलेट कैसे बनाया गया है। गेट मेथड, और अगर ये इक्वल्स है, मैंने बताया कि अगर आप ब्राउज़र से कुछ हिट करते हैं तो वो गेट मेथड होता है, कि अगर जो रिक्वेस्ट आ रही है वो गेट टाइप की है यानी यूआरएल कोई हिट हुआ है, तो एक काम करना, एक मेथड यहाँ बना रहा हूँ मैं डू गेट, इस मेथड को कॉल करना है ना, इस मेथड को कॉल करना, और ये मेथड यहाँ बना दिया और इसको है ना एचटीटीपी सर्वलेट में अवेलेबल करवा दिया है। और अगर वो पोस्ट हो तो डू पोस्ट मेथड कॉल करे, है ना, कैप्स हो गया है, डू पोस्ट मेथड कॉल करे, है ना। देखिए गाइस, कभी मैं जी स्मॉल लिख रहा हूँ, कभी पी कैप्स में लिख रहा हूँ, सीरियस मत लेना इस चीज़ को, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ऐसे डू पोस्ट बना दिया है, ये सब केसेस लगा के यहाँ ये एचटीटीपी सर्वलेट बनाया गया है। तो यहाँ अगर आप, वैसे मैं डायरेक्टली वही अब समझा देता हूँ कि यहाँ देखिए डू गेट जो बना हुआ है ना, यहाँ इन्होंने क्या किया, एचटीटीपी सर्वलेट को भी पास किया, एचटीटीपी रिस्पॉन्स को भी पास किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, वैसे आप क्या कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स, और इसको कास्ट कर दिया है पेरेंट से चाइल्ड में, है ना, और इसको रिस्पॉन्स लिख देते हैं, क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, और इस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को यहाँ पास कर दिया। इस तरह से ये हमारा डू गेट और डू पोस्ट मेथड बनाए गए। सेम तरीके से यहाँ, है ना, ये मैंने मेथड ऑलरेडी बना दिया था इसलिए एरर दिखा रहा है, तो इसको डिलीट कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली वहाँ से भी चेंज कर सकते थे, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको क्रिएट मेथड कर रहा हूँ। देखिए बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट में आ गया है मेथड। तो इस तरह से ये मेथड यहाँ एच टी पी सर्वलेट में आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए रिस्पॉन्स में गेट राइटर करके ये तो हमने चला ही दिया है। तो गाइस ये एक तरीका है जो रिकमेंडेड है कि एच टी पी सर्वलेट को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए देखिए कितना ईजी कर दिया उन्होंने कि डू गेट और डू पोस्ट। यूआरएल से कोई डेटा अगर हिट होगा, कोई यूआरएल हिट करेगा तो डू गेट में जाएगा। अगर प्रोग्रामिंग से आप कोई डेटा भेजते हो, है ना, डू गेट में जो भी आप एक्शन परफॉर्म करते हो पूरी इन्फॉर्मेशन यूआरएल में एक्सपोज हो जाती है। अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, उसमें पासवर्ड है या फिर आपने ओटीपी दिया, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो ये रिकमेंडेड नहीं होता कि आप डू गेट यूज़ करो, आप डू पोस्ट यूज़ करो, वो बॉडी में आपको
रिस्पॉन्स बॉडी में ऐड करके दे देता है, जिसे आप फिर गेट कर सकते हो, है ना। आगे देखेंगे इसके एग्जांपल्स भी। तो इस तरह से हमारे एचटीटीपी सर्वलेट यहाँ क्रिएट होता है। तो वैसे एक बार मैं अगर समअप करूँ तो सबसे पहला तरीका सर्वलेट क्रिएशन का होता है इंटरफेस, सर्वलेट इंटरफेस, जो कि प्रोटोकॉल लेस होता है ना। इसके अंदर 5 मेथड्स होते हैं, 3 होते हैं लाइफ साइकिल मेथड, 2 होते हैं नॉन लाइफ साइकिल मेथड। दूसरा होता है जेनरिक सर्वलेट, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, जो एक सिर्फ मेथड प्रोवाइड करवाती है, सर्विस मेथड, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड करवाती है सर्विस मेथड से, है ना। तीसरी जो ये भी प्रोटोकॉल लेस होती है। तीसरा जो हमारी क्लास होती है वो भी होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एचटीटीपी सर्वलेट। लेकिन हम देख चुके हैं इसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता, नहीं तो हमें इम्प्लीमेंट करना होता। लेकिन है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो क्या ऐसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं जिसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो? बिल्कुल बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में किसी भी नंबर के एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, या फिर जीरो, जीरो भी एक नंबर है तो उसके जीरो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो उसके अंदर हो ही सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, सिर्फ इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाया गया है जिससे आप अपना सर्वलेट क्रिएट करें, इसकी सारी प्रॉपर्टीज आप कर लें, और फिर सर्वर इसका ऑब्जेक्ट बनाए, है ना। आपके सर्वलेट का कौन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है? सर्वर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ना। वैसे एक चीज़ और, कोड जावा में आप देख चुके हैं कि आपका एंट्री पॉइंट क्या होता है? मेन मेथड होता है। क्या होता है आपका एंट्री पॉइंट? मेन मेथड। यहाँ तो मेन मेथड हम नहीं देख पा रहे, तो ये रूल चेंज कैसे हो गया? गाइस, हम हमेशा कहते हैं कि जेवीएम हमारा मेन मेथड फाइंड करता है और वो कॉल करता है। जो हमारे सर्वर है, जैसे यहाँ हम टॉमकैट यूज़ कर रहे हैं, और भी सर्वर होता है, टॉमकैट सबसे फेमस है क्योंकि उसमें जेवीएम इंस्टॉल्ड होता है। तो इस सर्वर में कुछ स्क्रिप्ट्स लगी होती है कस्टमाइज, जो उसके एंट्री पॉइंट को जेवीएम के चेंज कर देते हैं कि आप मेन मेथड सर्च ना करें, आप इनिट मेथड सर्च करें सबसे पहले, है ना। जब आप किसी सर्वर को चलाएं उसके बाद सर्विस मेथड तो चलेगा। तो यानी वो स्क्रिप्ट उस जेवीएम पे वर्क करती है, और वो इसका जेवीएम को कहती है कि आपको मेन मेथड सर्च नहीं करना है, ये मेथड सर्च करना है। तो इस तरह से सर्वलेट में सिर्फ ये डिफरेंस है कि सर्वर पे चलाना होता है तो सर्वर पे स्क्रिप्ट लगा के ये चीज़ परफॉर्म की जाती है। तो वैसे अब वापस चलते हैं वेबसाइट पे, अब देख लेते हैं कि थ्योरेटिकल ये जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी प्रैक्टिकली देखी है इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। इम्प्लीमेंटिंग, देखिए अप्रोच क्या क्या है क्रिएट करने के। इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस हमने देख चुके हैं। प्रोवाइड्स द मोस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एज द डेवलपर इज नॉट कंस्ट्रेंड बाय द मेथड्स प्रोवाइडेड बाय द जेनेरिक सर्वलेट और एचटीटीपी क्लासेस। ठीक, मोस्ट फ्लेक्सिबल है क्योंकि प्रोटोकॉल लेस है। कौन से क्या है इसके? द डेवलपर मस्ट इंप्लीमेंट ऑल ऑफ द मेथड, जैसे हमने देखा 5 मेथड है इन दी सर्वलेट इंटरफेस विच कैन बी टीडीएस टास्क। यूज केस क्या है? व्हेन यू वांट टू हैंडल नॉन एचटीटीपी रिक्वेस्ट। मैंने जैसे बताया कि जितनी वेबसाइट आप देखते हो सब एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे ही चलती है ना। तो लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल कोई नया प्रोटोकॉल कल आ जाता है तो जावा ऐसे नहीं हो जाए कि रिलेवेंट ही ना रहे। ये बहुत अच्छी बेस तक तैयारी की है जावा ने इस चीज़ के बारे में कि अगर कोई नया प्रोटोकॉल आ जाता है या कोई प्रोटोकॉल लेस भी चीज़ हो जाती है कोई एप्लीकेशन, तो आप वो भी हैंडल कर सकें। दूसरा है एक्सटेंडिंग जेनरिक सर्वलेट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड a skeletal implementation of the servlet interface, यानी इसको इम्प्लीमेंट करता है। तो द डेवलपर ओनली नीड्स टू इम्प्लीमेंट द मेथड दे आर इंटरेस्टेड इन, और सर्विस मेथड में ही सब इंटरेस्ट होते हैं क्योंकि वही पूरे सर्वलेट की जो भी फंक्शनल चीज़ें हैं सर्विस में लिखी जाती हैं। कौन सा क्या है? द डेवलपर इज स्टिल रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट सम मेथड स्पेसिफाइड इन द सर्वलेट इंटरफेस। सर्विस मेथड को फिर भी करना पड़ता है। When you want to handle non-HTTP request and want to use some basic functionality provided by the generic servlet class, ना। तीसरा तरीका क्या है? एक्सटेंडिंग एचटीटीपी एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोवाइड skeleton implementation of the servlet interface specifically for HTTP request। HTTP में HTTPS भी आता है। Handles many common HTTP related tasks। The developer is constrained to creating servlet that handle only HTTP request। When you want to handle HTTP request and you are only interested in handling HTTP request with the functionality provided by the HTTP servlet class। जो हमने प्रैक्टिकली देखा उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन, कुछ भी याद करने की नीड ना करें। ये ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जिन्हें आपको याद करने की नीड है, आपको इसे समझने की नीड है। अपने दिमाग को मैं पहले भी बता चुका हूँ, कभी भी आप हार्ड डिस्क की तरह यूज़ मत करें, आप इसे प्रोसेसर की तरह यूज़ करें, सिर्फ समझें और आगे बढ़ें। इंटरफेस के बारे में हमने जाना था कि 3 लाइफ साइकिल मेथड है, देखिए इनिट, सर्विस, डिस्ट्रॉय, और 2 नॉन लाइफ साइकिल मेथड है, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, गेट सर्वलेट इन्फो, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। जेनेरिक सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें पता है, इट इम्प्लीमेंट सर्वलेट इंटरफेस, हम देख चुके हैं। इट हैज़ एब्स्ट्रैक्ट सर्विस मेथड, हम देख चुके हैं। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होता है, देख चुके हैं। और ये कहाँ बिलोंग करता है? जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज में। जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज, देखिए वापस चलते हैं।
ये देखिए जावा एक्स डॉट सर्वलेट इंटरफेस। लेकिन अगर हम बात कर रहे थे एच टी पी सर्वलेट की, तो वो कौन से पैकेज में था, एच टी पी सब पैकेज में, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। तो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट है, बिलोंग करता है किसको, जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज को। तीसरा हमारा आता है रिकमेंडेड वे जो है, ये क्या करता है, एक्सटेंड करता है जेनेरिक सर्वलेट क्लास को, जैसे हमने देखा, एंड प्रोवाइड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ सर्विस मेथड। सर्विस मेथड कौन से, डू पोस्ट, डू गेट, मेनली ये याद रखो, बेस्ट। कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता, बट असाइन टू एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट ही बनाई गई है, कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। तो यूजर कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड शुड बी क्रिएटेड बाय सर्वर, सर्वर से ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए। इट बिलोंग्स टू जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एच टी पी पैकेज। तो एच टी पी पैकेज में ये होता है। लेकिन नीचे एक लाइन में लिखा हुआ भी है, बेस्ट वे टू क्रिएट सर्वलेट एक्सटेंड एच टी पी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो गाइज ये है हमारा सर्वलेट क्रिएशन। प्रैक्टिकली भी हम देख चुके हैं कि तीनों कैसे क्रिएट, आप सिंपल जावा प्रोग्राम से कैसे इनहेरिट करके और ये आप सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट गाइज। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।